सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय जो भी आप कहना चाहते हैं, आदाब, सत श्री अकाल, है ना। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट एट अ सर्टेन पॉइंट। वो एप्लीकेशन था गॉसेस लॉ का। आज हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a linear charge distribution या due to a line charge at a certain point। ये हमारे पास आज का टॉपिक होने वाला है कि भाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि बात फिर से वहीं पे आती है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डायग्राम एंड डायग्राम के बाद लिखना जो है वो मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना है, दैट्स ऑल। सो हमारे पास सबसे पहले कहता है लाइन चार्ज है, मीन्स सपोज दैट मेरे पास कोई एक वायर है और इस वायर के ऊपर हमारे पास चार्ज है। इस वायर के ऊपर हमारे पास क्या है, चार्ज फैला हुआ है, बहुत सारा चार्ज हमने इसके ऊपर रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास चार्ज है। अब देखिए चार्ज है तो चार्ज वायर के चारों तरफ है ना, पूरा ऑन द सरफेस ऑफ द वायर वो पूरी तरह से फैल जाएगा। अब कहता है इस चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पी पॉइंट पर, जबकि ये पॉइंट कितना दूरी पे है, आर दूरी पे है फ्रॉम द वायर। कितने दूरी पे है भैया, आर दूरी पर है। तो बताइए भाई इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। मैं अगर इस लाइन चार्ज का लेंथ कंसीडर करता हूं सर, कितना, एल। लेट अस सपोज दैट द लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज इज एल। ठीक है, जो लाइन चार्ज हमारे पास है, जो वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, उसका लेंथ अगर एल है तो भाई इस पॉइंट आर पॉइंट पर, पॉइंट पी आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका जो है गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। अभी देखो क्या है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा फील लेने की कोशिश कीजिएगा। मानकर चले कि मेरे पास ये पेन है, ये इस पेन के अंदर एक रिफल है और उस रिफल बहुत पतला, जो आपके पेन का सिक्का होता है ना, वो सिक्का जो है वो रिफल जो है, उस रिफल के ऊपर चार्ज फैला हुआ है और हमें बताया जाता है कि उस रिफल से ये छोटा सा डिस्टेंस है, जो रेडियस होगा इतना छोटा सा, मानकर चले कि सर ये रिफल का वो पोर्शन दिखा रहा हूं मैं, ऐसा पोर्शन दिखा रहा, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास मानकर चले कि यहां से यहां तक ये रेडियस है और ये बाहर से एरिया है किसका, पेन का। ठीक है, तो ये फेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब ये वाला पोर्शन अगर हम सिक्के का लेते हैं या रिफल का लेते हैं तो उसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सर्कुलर। इस फेस से देखेंगे तो क्या होगा सर, सर्कुलर होगा, और इस फेस से देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसा सामने से देखेंगे तो वो कैसा होगा सर, सिलेंड्रिकल। इट विल बी लाइक अ सिलेंडर और उसके अंदर हमारे पास क्या है, लाइन चार्ज है। तो इस लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहने वाला है सर, सिलेंड्रिकल रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, सिलेंड्रिकल रहने वाला। तो लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अराउंड द गॉसियन, अराउंड द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अराउंड दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये कुछ रहने वाला है, ऐसा ये कुछ रहने वाला, बन जा भाई ढंग का, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा। ठीक है, क्लियर है। दिस इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। इस सिलेंडर का रेडियस कितना सर, आर है, और लेंथ कितना सर, यहां से यहां तक एल है, क्योंकि लेंथ किसका भाई,
ये जो लाइन चार्ज है उसका लेंथ कितना है, L है, उसी के बराबर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, उसी का गॉसियन सरफेस, तो उसका भी लेंथ क्या होगा, L होगा। डायग्राम क्लियर है सर? अगर डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म। डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म। किसी को डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है तो ऑनलाइन वाले वापस से इसको रिपीट करें, वापस से इसको देखें, ठीक है। और ऑफलाइन वाले जो क्लास में है वो अभी अभी मेरे को पूछे कि भैया क्लियर है डायग्राम या नहीं, रिपीट करें तो चले भाई। हमारे पास एक लाइन चार्ज है ऐसा, ठीक है। मैं कहता हूं मान कर चलो कि मेरी बाजू जो है ये मैं एक लाइन कंसिडर करता हूं और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। मुझे बताया जाता है कि इस पेन की दूरी के बराबर यहां पर मुझे इस लाइन चार्ज से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो भाई ये दूरी खाली यहाँ पर थोड़ी ना, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर भी निकलेंगी क्योंकि लाइन चार्ज के ऊपर है फील्ड, चार्ज फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आएंगी, नॉर्मली आउटवर्ड आएंगी। अब ऐसा तो नहीं है सर कि खाली वो ऊपर की तरफ आएंगी, वो तो इस तरफ भी निकलेंगी, इस तरफ भी निकलेंगी, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, सब जगह पर। तो मैं कहता हूं मैं इस आर रेडियस को फिक्स मान के गोला मार दूं ऐसा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और भाई यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। क्लियर? ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। तो सर ये सिलेंडर के कितने सरफेसेस बने, ये सिलेंडर के 3 सरफेसेस बने। एक सरफेस S1 ये वाला फेस जो इस तरफ से हम देखें तो सर्कुलर दिखाई दे रहा है, एक है इस तरफ से हम देखें तो ये सर्कुलर दिखाई दे रहा, 2 फेसेस। और तीसरा फेस कौन सा इसका, कर्व्ड सरफेस है ऊपर वाला S3 सरफेस में, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसा। ये मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, DS1 DS2, ये सरफेस S3 है जो कर्व्ड है। S1 और S2 कैसे है, सर्कुलर है। S1 और S2 कैसे है, और S3 कैसा है, कर्व्ड है। अब सर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही, सर बाहर की तरफ निकल रही। यहाँ पर इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, सरफेस एरिया S1 पे अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर है ऐसा बाहर की तरफ। यहां पर एरिया वेक्टर की बात करें तो यहां पर एरिया वेक्टर है ऐसा बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यहां पर एरिया वेक्टर की बात करें तो वो है ऐसा, एंड क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर इस पे गिराएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है। चलिए फ्लक्स की बात करते हैं कि फ्लक्स कितना हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज 3 सरफेसेस, 3 सरफेसेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस d∅1 इज इक्वल टू EDS वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है भैया, है ना, क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो मैं ये छोटा सा ds कंसीडर करता हूँ, ds1 वेक्टर कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा ds2 वेक्टर कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पर ये छोटा सा ds3 वेक्टर कंसीडर करता हूँ। तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, which implies d∅1 is equals to EDS cos of exactly, because इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, along the radius है, और एरिया वेक्टर जो है which is perpendicular to the radius, so angle will be 90 degrees, so d∅1 will become equal EDS cos 90 will be 0, d∅1 equals to 0. Suppose that this is equation first. Similarly electric flux phi2 d∅2 हमारे पास थ्रू सरफेस कौन सा भैया, थ्रू सरफेस S2 सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, d∅2 कितना होगा, कोई बता सकता है, d∅2 कितना होगा,
EDS plus 99. Cos 90, so it will also become is equals to 0. This is equation second. Now electric flux through surface S3 surface से electric flux कितना होगा भाई? चलिए d phi 3 is equals to EDS cos of 0 degree, which implies d phi 3 is equals to EDS के बराबर. This is equation third या third जैसे मर्जी, ठीक है, equation. Now the net flux. Now the net flux हमारे पास कितना होगा? Net flux d phi कितना होगा भैया? d phi 1 plus d phi 2 plus d phi 1 और phi 2 कितना है? 0 है. तो d phi कितना आ जाएगा सर? d phi 3 के बराबर. इसका मतलब है ये हमारे पास d phi कितना है? EDS के बराबर है. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? EDS के बराबर. ये हमारे पास फ्लक्स है छोटे सा सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया कौन सा बन रहा है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बनना ऊपर वाला. अगर टोटल सरफेस एरिया देखूं मैं, तो टोटल सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, देयरफॉर टोटल फ्लक्स मैं सीधा लिख देता हूं. टोटल फ्लक्स हमें कैसा मिलेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस EDS के बराबर. तो फाई कितना हो जाएगा सर हमारे पास? E इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस DS, which implies phi is equals to E2 pi RL. E2 pi RL. इस चीज का समझ आया? 2 pi RL के ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. क्योंकि ये सारे छोटे छोटे DS मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बनाएंगे. सो दैट इज 2 pi RL. अगर किसी को समझ नहीं आया है तो फिर भी मैं एक बार समझा लेता हूँ. चलिए देखिए, ठीक है. चलो क्या है कि भैया ये हमारे पास सिलेंडर है, मान कर चले ये हमारे पास सिलेंडर है, और सर इसका लेंथ हमारे पास कितना है? L है. इसका लेंथ कितना है? L है. ठीक है, कितना लेंथ है? L है. और रेडियस कितना है सर? R है. इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, पूरा यहाँ से काटता हूँ और खोलता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बनता है सर? एक शीट बनेगा, रेक्टेंगुलर शीट बनेगा, जिसका ये हाइट कितना होगा? L. और ये ऊपर वाला लेंथ जो होगा या ब्रेड्थ जो होगा ये कितना बन जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये ऊपर वाला सर्कल जो है, कि किसी को हमने काटा तो यही खुल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi R. तो DS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? DS रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा सा एरिया. तो टोटल सभी DS को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा सिलेंडर का एरिया बनाएगा, कर्व्ड एरिया. और वो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया किसके बराबर है? इस शीट के बराबर है. तो एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो इंटीग्रेशन ऑफ, भाई हमने जो DS3 लिया है ना, ये छोटा सा, ये DS3 को छोटा सा इतना सा पीस है. दिस इज DS3. बाकी सारे DS को हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या बनाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और जो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द शीट के बराबर होगा, जिस शीट से वो सिलेंडर बना हुआ है. ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं इसको. ओके, सो दिस इज द फ्लक्स. जो हमारे पास फ्लक्स आया, जो फ्लक्स हमारे पास आया, हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया वो ये रहा भाई. लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन A. नाउ एप्लीकेशन किसकी है सर? ये गॉसेस लॉ की है. किसकी है? गॉसेस लॉ की है. अगर ये एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की है तो हमें गॉसेस लॉ भी लगाना पड़ेगा. सर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, G लॉ लिख देता हूँ मैं सीधा. फाई किसके बराबर है बेटा? क्यों? नाउ ये हमारे पास फ्लक्स है जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमें लगता है कि इतना फ्लक्स आना चाहिए. ठीक है, किसी पॉइंट P पर आना चाहिए. अब हमें पास कौन सा एप्लीकेशन है? गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन. तो गॉसेस लॉ अगर नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? बुरा बन जाएंगे ना, तो उसको लगाना ही पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के तहत फाई कितना है बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन B. ये हमारे पास इक्वेशन B है. तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं, ठीक है, मैं हटा देता हूं ये. ठीक है,
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, बराबर है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, सो द राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, व्हिच इंप्लाइज ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन that is equation A and equation B, we get, हम क्या है, हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो सर राइट हैंड साइड भी बराबर आना चाहिए। E2 pi RL equals to Q over epsilon naught. So electric field will becomes equals to 1 upon 2 pi R into L Q over epsilon naught, which implies electric field equals to 1 over 2 pi epsilon naught Q upon L into 1 upon R। लिख सकता है, 2 पाई को मैंने एज इट इज लिखा, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिखा, आर को इधर लिखा, एल को यहीं पे लिखा, डिनोमिनेटर में ही है सारे, ठीक है। तो भैया Q upon L क्या हो जाएगा, Q upon L is your lambda, yes exactly, which is linear charge distribution। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आएगा, 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r। तो ये कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा सर, दो, एक लैम्डा पे और दूसरा r पे, which is the required expression for the electric field due to line charge distribution at a certain distance r from the line, ठीक है भैया, ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा भाई चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तीनों इक्वेशंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आया किसके कारण, लाइन के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एक और आया था हमारे पास पिछले वाले सेशन में, ये कितना आया था भाई, दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही आया था। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, स्फेरिकल का, वो कितना आया था सर, वो आया था हमारे पास E इक्वल्स टू 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है, गॉसेस लॉ की ये तीन एप्लीकेशंस हमारे पास है भाई। इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि स्फेरिकल है तो वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि लीनियर है तो वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो सीधी सी बात है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सिग्मा ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, अगर सिग्मा कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये चैप्टर इसी सेशन पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर एक एक दो न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक ही सेशन में या 2 सेशन में सारे न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक पर, हर एक एप्लीकेशन हो चाहे क्वेश्चन हो, उसके ऊपर कंप्लीट हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई का पूरा तरह से ध्यान रखें, पढ़ने एंजॉय करें, पढ़ते वक्त बोरिंग मत बनाएं। थैंक यू।